आप अक्सर सोचते होंगे कि कपिल सिब्बल ने तीस्ता सीतलवाड़ को चलती कार में सुप्रीम कोर्ट के जज से फोन पर सुनवाई करके जमानत दिलवा दिया, या अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस को ईमेल करके अर्जेंट सुनवाई का ऑर्डर किया, या प्रशांत भूषण रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा दिए। तो भैया ये फीस स्ट्रक्चर पढ़िए और समझ जाइए कि इस फीस में कितना % कहाँ जाता है और उनके मामलों की अर्जेंट सुनवाई की जाती है और बेचारा आम आदमी चप्पल घिस कर मर जाता है और उसे न्याय नहीं मिलता। अब इसी बीच प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने के लिए कुख्यात सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। भूषण ने मांग की है कि चुनाव आयोग ईवीएम का सोर्स कोड सार्वजनिक कर दे। भूषण ने यह मांग तब की है जब इसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नकारा जा चुका है। कोर्ट ने कहा था कि सोर्स कोड सार्वजनिक करने से इसमें गड़बड़ी का खतरा बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट से निकलने वाली सभी पर्चियों का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पड़े वोटों के साथ कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। 2 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को आगे सुनवाई के लिए 18 अप्रैल तक टाल दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को निर्धारित है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और सोशल एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ईवीएम के वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100% मिलान की मांग की है। शीर्ष अदालत में एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलील के दौरान कहा कि अधिकांश मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। इस पर भड़के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उन्हें टोकते हुए पूछा, आपने कहा कि अधिकांश मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, आपको यह डेटा कैसे और कहां से मिला? इसके जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा, एक सर्वेक्षण हुआ था। जस्टिस दत्ता ने कहा, हम निजी सर्वेक्षणों पर विश्वास नहीं करते। प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि अधिकांश यूरोपीय देश जिन्होंने ईवीएम से मतदान का विकल्प चुना था वापस बैलेट पेपर पर लौट आए हैं। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हम अपनी जिंदगी के 6ठे दशक में हैं और जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तब क्या समस्याएं आती थी। हो सकता है आपको याद न हो, लेकिन हम भूले नहीं हैं। प्रशांत भूषण द्वारा जर्मनी के सिस्टम का उदाहरण देने पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, मेरे गृह राज्य पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है, हमें किसी पर विश्वास जताना होगा। इस तरह से व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, इस तरह के उदाहरण मत दीजिए, यह एक बहुत बड़ा काम है और यूरोपीय उदाहरण यहाँ काम नहीं आते। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से पूछा कि अगर ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो ऐसे में दोषी के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है, क्योंकि यह गंभीर बात है। लोगों को डर होना चाहिए कि अगर ईवीएम में कुछ गलत हुआ तो सजा होगी। जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने पर सजा का प्रावधान है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर कोई हेरफेर किया गया है तो उसके संबंध में सजा का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलील सुनने के बाद निर्वाचन आयोग से ईवीएम के इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया का चरणबद्ध तरीके से ब्यौरा देने को कहा है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता को ईडी की हिरासत से गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई के इस एक्शन से यह साफ हो गया था कि बहुत बड़े स्तर पर शराब घोटाला हुआ है और बहुत सारे पुख्ता सबूत भी जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल और उनके भ्रष्ट सहयोगियों ने जो जाल फैला रखा था, अब वे सब उसी जाल में खुद ही फंस चुके हैं। समय आ गया है, अब हिसाब हो रहा है। अब इसी बीच दिल्ली शराब घोटाला मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय 70वीं गिरफ्तारी की है। साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन के हिस्सा रहे चरणप्रीत सिंह को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया।
वे मार्च जून 2022 तक चुनाव प्रचार के दौरान आपके पीआर टीम के सदस्य रहे थे। ईडी ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी को आम आदमी पार्टी से फरवरी 2022 में सैलरी मिली थी। जांच एजेंसी ने आगे कहा कि सिंह को दिल्ली सरकार का पीआर करने वाली विज स्पेक कम्युनिकेशन से 55,000 रुपए मिले थे। यह कंपनी दिल्ली सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग से जुड़ी हुई है। जांच एजेंसी ने बताया कि चरणप्रीत सिंह शराब घोटाले के प्रमुख आरोपी विजय नायर समेत कई आप नेताओं से भी जुड़ा हुआ था। नायर को सीबीआई ने मई 2023 में गिरफ्तार किया था। मालूम हो कि ईडी ने सिंह को सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 18 अप्रैल तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया। आर्थिक मामलों की हेराफेरी की जांच एजेंसी ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के पीआर के हिस्सा रहे और विजय नायर से जुड़े चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। चरणप्रीत सिंह पर गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को फंड पहुंचाने का आरोप है। सिंह को ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि पूर्व में इसे सीबीआई भी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं केजरीवाल के एक और मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती और कुछ संपत्तियों को पट्टे पर देने में अनियमितता बरती थी, जिसके बाद खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि खान को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत न हो। कोर्ट ने ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर से कहा, अगर सबूत है तो उसको गिरफ्तार करे और अगर कोई सबूत नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। धारा 19 PMLA का पालन करें। कृपया पहले के आदेश का पालन करें। गिरफ्तारी का अधिकार हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को इस केस में सुनवाई करते हुए अमानतुल्लाह खान को राहत नहीं दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ईडी के बार बार भेजे गए समन को नजरअंदाज करना गलत है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह को अग्रिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि विधायकों को पता होना चाहिए कि कानून की अवहेलना करने पर कानूनी कार्यवाही होगी, क्योंकि कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। इस फैसले को अमानतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। आपका सनातन धर्म पर हमला जारी है। रामनवमी से पहले दिल्ली में हिंदू मंदिर तोड़ने का बड़ा आदेश दिया था। गणेश नगर के शिव मंदिर को तोड़ने के आदेश थे और यह मंदिर तोड़ने का आदेश किसी और ने नहीं बल्कि आतिशी मारलेना ने दिया था। अब एलजी ने आदेश पर रोक लगाई और मंदिर को टूटने से बचाया है। आपकी दिल्ली सरकार ने रामनवमी से ठीक पहले मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया, लेकिन एलजी ने समय रहते इस पर रोक लगा दी। एलजी सूत्रों का दावा है कि आतिशी ने लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए आदेश दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि आप एक खास समुदाय को खुश करना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा, पश्चिमी दिल्ली में अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय देते हुए एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए साजिशन नवरात्रि के समय 2 मंदिरों को तोड़ने का बेहद दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास आप और अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा किया गया। केजरीवाल हार के डर और अपने कर्मों से जेल जाने का बदला हमारे दिल्ली के परिवारों का सौहार्द बिगाड़ कर लेना चाहते हैं। दिल्ली की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपके मद को तोड़कर सत्ता से बाहर का रास्ता निश्चित दिखाएगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में 2 मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए यह भी कहा कि दिल्ली सरकार एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए काम करती है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पूरे देश में इस वक्त नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा है। मां भगवती की पूजा के इससे उत्सव की अहमियत दिल्ली में खास होती है। प्रशासन हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो विशेष रूप से इन धार्मिक समारोह में सौहार्द बना रहे, इसकी उम्मीद करता है। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो एक वर्ग को खुश करने की नीति पर काम करती है। लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आता है। उसकी मंत्री आतिशी ने पश्चिमी दिल्ली में 2 मंदिरों को तुड़वाने का प्रयास किया।
नवरात्र चल रहा है, लोगों ने उपवास रखा है, लोग रोज पूजा कर रहे हैं। जानबूझकर नवरात्र के दिन में विशेष रूप से मंदिरों को टारगेट करना यह आम आदमी पार्टी और उनके गठबंधन के दलों की सोच को बताता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत भी मौजूद थी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा 9 फरवरी 2024 को दिल्ली सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें इन दोनों के अलावा ISBT से लेकर मजनू का टीला तक जो स्थल अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं उनको हटाने की बात हुई। लेकिन आतिशी ने खासतौर से घनी आबादी के अंदर ख्याला रोड पर और तिलक नगर के गणेश नगर में बने 2 मंदिरों को चुना। इसके बाद आदेश दिया गया कि इन मंदिरों को आज ही हटाना है। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि 35 साल पहले यह मंदिर बना था, अगर आपको हटाना भी है तो ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें नवरात्र में ही हटाया जाए। एक धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश की गई। आज सुबह जैसे ही जनता को पता चला तो काफी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। उप राज्यपाल ने बिगड़ती हुई स्थिति को किसी तरह काबू किया, लेकिन आम आदमी पार्टी जो अपनी हार से अभी से ही बौखला रही है, वो इन छोटी हरकतों पर उतर आई है और सीधे सीधे सनातन पर प्रहार कर रही है। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिन का वक्त है। इस चुनाव में बीजेपी ने 370 प्लस तो एनडीए ने 400 प्लस का लक्ष्य रखा है। एनडीए अपने 2 दर्जन से अधिक के सहयोगियों के साथ मुकाबला कर रही है, तो इसके जवाब में बना इंडी गठबंधन लगातार पीछे होता दिख रहा है। अभी तक सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा रहा। कई सीटों पर इंडी गठबंधन के दल फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं, यानी आपस में ही लड़ाई। वहीं बात इंडी गठबंधन के मुख्य घटक दल बन चुके गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार ही बाहर कांग्रेस की करे तो पूरी तरह से न सिर्फ कंफ्यूज बल्कि असहाय भी नजर आ रही है। ऐसा लगता है मानो वो लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई में पहले ही हथियार डाल चुके हों, क्योंकि इस बार कांग्रेस न सिर्फ अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बल्कि उसे ढंग के कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे। वो दूसरी पार्टियों के नेताओं के बच्चों को अपने टिकट पर चुनाव लड़ा रही है। खैर, बड़े कैनवस पर देखें तो लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस 300 सीटों पर भी चुनाव लड़ती नहीं दिख रही है। अब तक कांग्रेस महज 278 सीटों पर ही उम्मीदवार खड़े कर सकी है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व सीएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कांग्रेस आला कमान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है, क्योंकि पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रही। पहले कांग्रेस में व्यवस्था परिवर्तन के लिए 23 नेता लड़ रहे थे, लेकिन नेतृत्व कुछ नहीं सुन रहा था। जब मुद्दे उठाए गए तो उन्होंने कहा कि वे भाजपा से बात कर रहे थे। कभी कभी मुझे लगता है कि वे खुद चाहते हैं कि बीजेपी जीते। गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा, देश और इस क्षेत्र में पार्टियों के लिए प्रमुख मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण है। उन्होंने कहा, जो भी पार्टी सत्ता में आती है उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई कम करना है। उन्होंने कहा, जो भी पार्टी सत्ता में आती है उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई कम करना है। सोमवार को गुलाम नबी आजाद डोडा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव धर्म पर नहीं बल्कि विकास पर लड़ा जाता है। कश्मीर को बर्बाद करने के लिए अलगाववादियों सहित सभी राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इन राजनेताओं के कारण जम्मू कश्मीर में 1 लाख लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आग लगाने के बाद सभी नेता घाटी छोड़कर बाहर जाकर बस गए। बता दें कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 19 अप्रैल, जम्मू में 26 अप्रैल, अनंतनाग राजौरी में 7 मई, श्रीनगर में 13 मई और बारामूला में 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे पी सुब्बाराव ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने यूपीए सरकारों के समय 2 वित्त मंत्रियों के साथ काम किया था। इसमें प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम का नाम है। पी सुब्बाराव ने अपनी किताब में दावा किया है कि यूपीए सरकारों में वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम रिजर्व बैंक पर दबाव डालते थे कि वो सरकार के पक्ष में माहौल बनाने वाले आंकड़े जारी करें।
यही नहीं, वो अपने मन मुताबिक आरबीआई की नीतियों को बदलने का दबाव भी डालते थे। पी सुब्बा राव ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रणब मुखर्जी तो अपनी बात शालीन तरीके से रखते थे, लेकिन पी चिदम्बरम अपनी बात मनवाने के लिए बहस करते थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से कहा है कि प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते समय वित्त मंत्रालय आरबीआई पर ब्याज दरें नरम करने और आर्थिक वृद्धि की खुशनुमा तस्वीर पेश करने के लिए दबाव डालता था। सुब्बा राव ने यह भी लिखा है कि सरकार और आरबीआई दोनों में रहने के बाद मैं तनिक अधिकार से कह सकता हूं कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के महत्व पर सरकार के भीतर थोड़ी समझ और संवेदनशीलता ही है। उन्होंने लिखा कि अक्टूबर 2012 में चिदम्बरम दोबारा वित्त मंत्री बने थे। वो नरम मौद्रिक व्यवस्था चाहते थे और उन्होंने आरबीआई पर ब्याज दर कम करने के लिए भारी दबाव डाला, लेकिन मैं अपने वस्तुनिष्ठ विचारों के चलते उनकी बात नहीं रख पाया। इस बात से नाखुश से चिदम्बरम ने सार्वजनिक रूप से रिजर्व बैंक के रुख पर अपनी कड़ी असहमति जता दी थी। सुब्बा राव ने यह भी लिखा है कि सरकार और आरबीआई दोनों में रहने के बाद मैं तनिक अधिकार से कह सकता हूं कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के महत्व पर सरकार के भीतर थोड़ी ही समझ और संवेदनशीलता है। बता दें कि सितंबर 2008 में लेहमैन ब्रदर्स संकट शुरू होने के पहले आरबीआई के गवर्नर का पदभार संभालने से पहले सुब्बा राव वित्त सचिव थे। लेहमैन ब्रदर्स के दिवालिया हो जाने से दुनिया भर में गहरा वित्तीय संकट पैदा हो गया था। सुब्बा राव ने सरकार का जय जयकार करने वाला रिजर्व बैंक शीर्षक अध्याय में कहा है कि सरकार का दबाव नीतिगत ब्याज दर पर रिजर्व बैंक के रुख तक ही सीमित नहीं था। उस समय सरकार ने आरबीआई पर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से इतर वृद्धि और मुद्रास्फीति के बारे में बेहतर अनुमान पेश करने के लिए दबाव डाला था। सुब्बा राव ने लिखा कि मुझे प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्री रहते समय का ऐसा वाक्य याद है। वित्त सचिव अरविंद मायाराम और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने हमारे अनुमानों को अपनी धारणाओं और अनुमानों से चुनौती दी थी। उन्होंने सऊदी अरब का उदाहरण देते हुए कहा कि अमीर देश बनने का मतलब विकसित राष्ट्र बनना नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का जिक्र किया। पीएम ने कई मौकों पर कहा अगर वे सत्ता में वापस आते हैं तो भारत उनके तीसरे कार्यकाल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।